नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां, अमित शाह भी प्रचार को देंगे धार। वहीं राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत एमवीए के नेता भी प्रचार में जुटे। झारखंड में दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी। जेपी नड्डा, हेमंत सोरेन अपनी अपनी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में मांगेंगे वोट। कल पहले चरण के लिए होगा मतदान। चुनावी मौसम में आरक्षण पर घमासान। प्रधानमंत्री ने कहा, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग थे आरक्षण के घोर विरोधी। दिल्ली में आज अंतर सरकारी रूसी भारतीय आयोग की 25वीं बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री करेंगे सह अध्यक्षता। और सूत्रों के अनुसार अमेरिका में ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को चुना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। टॉम होमन संभालेंगे सीमा और निर्वासन मामलों का प्रभार। वहीं एलिसा स्टेफनिक यूएन में करेंगी अमेरिका का नेतृत्व। और आइए अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं का समर्थन जुटाने के लिए पूरे राज्य में रैलियां, रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव को लेकर जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में 3 विशाल जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले पीएम चिमूर में जनसभा करेंगे, उसके बाद सोलापुर और पुणे में महायुति उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पिछले 5 दिनों में तीसरा दौरा है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। वहीं चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए हर बीतते दिन के साथ चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज राज्य में धुआंधार रैलियां कर पार्टी के चुनाव अभियान को धार देंगे। अमित शाह आज घाटकोपर पूर्व विधानसभा और बोरीवली विधानसभा में जनसभा करेंगे। अमित शाह ने राज्य में अब तक की रैलियों में भाजपा के संकल्प पत्र पर खास फोकस किया है। उन्होंने कहा है, भाजपा के संकल्प पत्थर की लकीर होते हैं। केंद्र हो या राज्य, जब भाजपा की सरकार बनती है तो हम हमारे संकल्पों को सिद्ध करते हैं। अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता महायुति के प्रत्याशियों के लिए अभूतपूर्व जीत सुनिश्चित करेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों पर है। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दोनों गठबंधनों की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र सामने आने के बाद दिग्गज नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत एमवीए के तमाम नेता राज्य में जारी प्रचार को धार देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चिखली, बुल्डाना में खामगांव के उम्मीदवार राणा दिलीप कुमार सानंदा के साथ संयुक्त रैली करेंगे। इसके बाद वो गोंदिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने 105 सीटें जीती थी, शिवसेना को 56 और कांग्रेस के खाते में 44 सीटें आई थी। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं। सत्ता और विपक्षी दलों के नेता वोटरों को लुभाने की हर कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज झरिया विधानसभा और वाघमारा विधानसभा में रैली करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बगोदर और जमुआ विधानसभा में रैली करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पार्टी के पक्ष में
वोट मांगने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। झारखंड के चुनावी रण में दोनों ओर के दिग्गज नेताओं की धुआंधार रैलियों ने राज्य की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। सियासी दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इसके अलावा झारखंड में पहले चरण के चुनावी महासंग्राम में प्रचार वार की बहार दिखी। राष्ट्र से लेकर स्थानीय मुद्दे छाए हुए हैं। दावों, वादों और आरोप प्रत्यारोप की बौछार रही। जनता ने सबको देखा और सुना भी। अब 13 नवंबर यानी कि कल उनके मन में क्या है ये ईवीएम में दर्ज हो जाएगा। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए एनडीए और इंडी के स्टार प्रचारकों ने झारखंड में तूफानी दौरा किया ताकि पहले चरण का चुनावी रण अपने पाले में किया जा सके। चुनाव के इस मौसम में कांग्रेस पार्टी ओर से बार बार बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताने पर पीएम मोदी ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पूरे देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस ही थी। जब तक सत्ता में कांग्रेस थी तब तक देश में आरक्षण की बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसी आवाजों को कांग्रेस कुचल देती थी क्योंकि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के एक पुराने विज्ञापन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस विज्ञापन में एससी, एसटी, ओबीसी और भद्दे तरीके से पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह विज्ञापन उस समय का है जिस समय राजीव गांधी कांग्रेस के नेता थे। उस विज्ञापन में आरक्षण से देश को कितना नुकसान होगा वो भी साफ साफ कहा गया था। इधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान संविधान को लेकर लगाए गए आरोपों पर भाजपा ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बताया है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव में झूठ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 6 नवंबर को भी उन्होंने झूठ बोला है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में मिला और उनको ये बताया कि महाराष्ट्र के चुनाव में 6 नवंबर को जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने फिर झूठ बोलने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करने वाली है, संविधान को तोड़ने वाली है, संविधान को समाप्त करने वाली है। ये एकदम झूठा प्रचार है, इसको रोका जाना चाहिए, जो फेयर इलेक्शन की परिभाषा में नहीं आता है। तो हमने कहा है कि जो बीएनएस की एक धारा है 353, उसके तहत नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मांग लेकर के हम आज इलेक्शन कमीशन के मध्य आए। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंचुरोव और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में व्यापार, तकनीकी, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक में भाग लेंगे। बैठक में भारत की तरफ से रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटा और द्विपक्षीय कारोबार का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में कहा था कि मौजूदा परिवेश में भारत रूस के बीच कारोबार का सेटलमेंट स्थानीय मुद्रा यानी कि रुपए और रूबल में करना बहुत महत्वपूर्ण है। कल मंचुरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। उत्तराखंड का पारंपरिक इगास लोक पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही उत्तराखंड का ये लोक पर्व मनाने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता अनिल बलूनी के आवास पर मौजूद रहे। पीएम ने उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। गौ पूजन और तुलसी पूजन पर इगास की ज्योति भी पीएम ने प्रज्वलित की।
इधर अंतर्राज्य परिषद के स्थायी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नामित किया गया है। समिति का उद्देश्य देश भर में अंतर्राज्यीय मामलों के समाधान में समन्वय और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है। समिति में 12 सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, राजीव रंजन सिंह, वीरेंद्र कुमार और CR पाटिल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का हिस्सा हैं। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सभी मामलों को अंतर्राज्यीय परिषद में विचार के लिए उठाए जाने से पहले संशोधित करना, परिषद की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और अध्यक्ष या परिषद द्वारा संदर्भित किसी अन्य मामले पर विचार करना समिति का काम होगा। दिल्ली सरकार और उसके मंत्री आए दिन अपने कामों को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहती है। एक बार फिर हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने केजरीवाल सरकार की स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने भी दिल्ली की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल X पर दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की स्थिति, सफाई और पीने के खराब पानी पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने दूषित पानी, मच्छरों और गंदगी से होने वाली बीमारियों से पिछले साल दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 21,000 लोगों के मरने की एक मीडिया रिपोर्ट शेयर की है। VK सक्सेना ने दिल्ली सरकार से दिल्ली की बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी अपील की। उन्होंने लिखा, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में पिछले साल इन्फेक्शन और पैरासाइट से होने वाली बीमारियों से 21,000 लोग मरे। ये बीमारियां दूषित पानी, मच्छरों और गंदगी के कारण होती हैं। ये बेहद गंभीर और चिंताजनक स्थिति दिल्ली के हेल्थ मॉडल के अलावा दिल्ली में पूर्ण रूप से जलापूर्ति, सीवर और साफ सफाई की व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने को दर्शाता है। आशा करता हूं कि सरकार संज्ञान लेते हुए निराकरण का प्रयास करेगी, सिर्फ प्रचार नहीं। दिल्ली LG ने जो रिपोर्ट शेयर की है वो दिल्ली की बदहाली की पोल खोलती है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पिछले साल 21,000 लोग संक्रामक और परजीवी बीमारियों से काल के गाल में समा गए। इनमें हैजा, टाइफाइड, दस्त, TB, सेप्टिसीमिया, मलेरिया जैसी बीमारियां शामिल हैं। इन मौतों का कारण दूषित पानी, मच्छर और गंदगी है। सेप्टिसीमिया से सबसे ज्यादा 15,332 जबकि TB से 3,904 मौतें हुई। कैंसर से मरने वालों की संख्या भी 12% बढ़ी है। तकलीफ की बात यह है कि मरने वालों में 13% 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। मरने वालों में 57% लोग 14 से 24 आयु वर्ग के, 19% लोग 25 से 44 आयु वर्ग के और 32% लोग 45 से 64 आयु वर्ग के हैं। यानी कि 57% मरने वाले कामकाजी समूह के थे। इन आंकड़ों में अस्पतालों के बाहर होने वाली मृत्यु के कारणों का विवरण शामिल नहीं है। बीजेपी ने इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। इन्फेक्शन और पैरासाइट से 21,000 लोगों की मृत्यु हुई है। कैसी ये बेशरम सरकार है, उसके बाद भी अपनी पीठ थपथपाती है। सैनिटाइजेशन में फेल, मतलब सीवर साफ नहीं कर पा रहे, प्रदूषण साफ नहीं कर पा रहे, लोग दूषित पानी पी के मर रहे हैं। यह दिल्ली सरकार के निकम्मेपन को दर्शाती है कि कितना स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर पूरे दुनिया में ढिढोरा पीटने वाले अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल आपका स्वास्थ्य व्यवस्था और जल आपूर्ति और सीवर की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बीजेपी कुछ भी कह रही हो, लेकिन ये आंकड़े वास्तव में दिल्ली की बदहाली की पोल खोल रहे हैं और काफी डरावने भी हैं। दिल्ली से गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इधर हरियाणा के सिरसा में किसान कर रहे हैं पराली को मशीनों से समाप्त। जी हां, अब यहां के किसान खेतों में पराली को नहीं जलाते, बल्कि पराली का इस्तेमाल खेतों में ही किया जा रहा है। इसकी वजह से इनके खेतों की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ने लगी है। पराली प्रबंधन को लेकर कितने जागरूक हुए हैं सिरसा के किसान, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। सिरसा के गांवों में पराली की समस्या एक बीते जमाने की बात हो चुकी है। जी हां, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बालासर से किसान हैं, 42 एकड़ की जमीन पे खेती करते हैं। 2018 से पहले ना तो बहुत जिनकी पराली बारनी होती थी, अब तो साढ़े ना मात्र। अब सरकार की तरफ से काफ़ी सुविधाएं होगी, जिमें मशीनरी प्रोवाइड करवाई गई है
हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, बेलर वगैरह गांठें बनाकर बाहर निकाल देते हैं। जिसकी पराली ज़्यादा होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, जो वैरायटियों की पराली कम होती है उसको बीच में इन सीटों कर देते हैं। 2019 से पहले लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, लोग बता रहे थे। पहले क्या दिक्कतें थी, अब कितना राहत महसूस करते हैं? ऐसे अब थोड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, सिस्टम में भी आ गई और ज़मींदार भी थोड़ा ज़्यादा समझदार हो गया, तो इस कारण थोड़ा जी बचाव है। पराली के लिए ये साधन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे सुपर सीडर मिल रहे हैं, बहुत समाधान हो रहा है। पहले तो सारी समस्याएं थी जी, पहले इस टाइम ये जो टाइम है इस टाइम सांस नहीं आता था, आंखें जलन बुरा हाल था। अब 3-4 साल से ये प्रॉब्लम घटती जा रही है। अब तो इस बार तो बहुत कम है, थोड़ा बहुत है। पराली जो अंदर जाएगी ज़मीन के, पशु जैसे खाता है तो वो गोबर करता है, उस जल्दी बनती है, इसमें थोड़ी लेट बनती है। काम तो वही है, वही खाद बन रही है। तो अब किसान धीरे धीरे समझदार हो रहे। अब जो लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं, लोगों को पता चल गया पराली जलाने से डबल नुकसान है। एक तो स्वास्थ्य का नुकसान तो है ही है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखें बढ़ती है। दिल्ली तो पता नहीं क्यों धुआं कब भोगता है, लेकिन पहले हमारे तो जब भी तीला लगाते हैं तुरंत पहले तो हमारी नासों में जाता है। दूसरा, जैसे जैसे लोगों ने पराली प्रबंधक से पराली अंदर मल्चिंग की है, जैसे कोई रूटावेटर से की है, किसी ने हैप्पी सीडर सुपर जैसे की है, उससे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति काफ़ी बढ़ी है। और यूरिया वगैरह खाद की 25% तक कम डालनी पड़ती है। और मेरे जैसे छोटे किसान हैं जी, वो खुद का अपना जो इम्प्लीमेंट सुपर सीडर वगैरह ले नहीं सकते, क्योंकि इसकी कॉस्ट लगभग 2-2.5 लाख के रुपए है जी। जैसे जैसे संस्था कर रही है उपराला, इससे हमें फ़ायदा होगा जी, और भी हम किसानों को जागरूक करेंगे। ये सुपर सीडर मिले हैं, अब आग नहीं लगाएंगे जी, औरों को भी रोकेंगे आग लगाने से। कहीं ना कहीं ये किसान खुद जागरूक हो चुके हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि पराली को नहीं जलाना है, बल्कि इस तरह से पराली का प्रबंधन करना है और भविष्य में इसे खाद बनाकर अपने खेतों में डालना है। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, हिसार, हरियाणा। इधर मॉरिशस में हुए संसदीय चुनाव के नतीजे आ गए हैं और लेबर पार्टी के प्रमुख डॉक्टर नवीन रामगुलाम देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। नवीन रामगुलाम ने देश के मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को हराया है। विपक्षी नेता नवीन रामगुलाम अपने गठबंधन अलायंस ऑफ चेंज के प्रमुख के रूप में तीसरी बार कार्यभार संभालने वाले हैं। मॉरिशस में संसदीय चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ था, जिसके बाद कल परिणाम सामने आए, जिसमें नवीन रामगुलाम विजयी रहे। कल लेबर पार्टी के नेता और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम को संसदीय चुनाव में उनकी जीत के बाद पीएम मोदी ने भी उन्हें फोन पर बधाई दी। पीएम मोदी ने मॉरिशस में संसदीय चुनाव जीतने पर डॉक्टर नवीन रामगुलाम को बधाई दी और उन्होंने एक्स पर लिखा कि अपने मित्र डॉक्टर नवीन रामगुलाम में गर्मजोशी से बातचीत की और उन्हें ऐतिहासिक चुनावी जीत पर बधाई दी। मैंने मॉरिशस का नेतृत्व करने में उनकी सफलता की कामना की और भारत आने का निमंत्रण दिया। हमारी विशेष और अनूठी साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की आशा है। इधर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। सूत्रों के अनुसार फ्लोरिडा के रिपब्लिकन वॉल्ट्ज को एनएसए के लिए नियुक्त किया गया है। एनएसए की भूमिका में वॉल्ट्ज को कई भू राजनीतिक संघर्षों से निपटना होगा, जिसमें यूक्रेन, रूस और इजराइल हमास युद्ध शामिल हैं। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सांसद वॉल्ट्ज तालिबान से लोहा ले चुके हैं। साथ ही माइक वॉल्ट्ज चीन के कट्टर आलोचक रह चुके हैं। इधर इफ्फी में इस बार भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन होगा। इस बार कई नई पहल देखने को मिलेगी। भारतीय सिनेमा में उभरती आवाज़ों को समर्पित एक नई पुरस्कार श्रेणी की होगी शुरुआत, तो वहीं भारतीय सिनेमा की गौरवशाली विरासत का जश्न भी मनेगा। भारतीय पैनोरमा खंड में इस बार 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। पैनोरमा की उद्घाटन फिल्म के रूप में रणदीप हुड्डा की स्वातंत्र्य वीर सावरकर का चयन किया गया है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी की शुरुआत हर्ष सांगानी निर्देशित घर जैसा कुछ लद्दाखी फिल्म से होगी। फेस्टिवल निर्देशक की जिम्मेदारी संभाली है विख्यात निर्देशक शेखर कपूर ने। तो ये मेला मिलन का मेला है बिटवीन फिल्म मेकर्स, टीचर्स, मास्टर क्लासेस एंड न्यू यंग फिल्म मेकर्स। इस बार भारतीय सिनेमा में उभरती आवाजों को समर्पित एक नई पुरस्कार श्रेणी भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक की शुरुआत हुई है। भारतीय सिनेमा की गौरवशाली विरासत का उत्सव मनाने के लिए 4 महान हस्तियों अभिनेता व निर्देशक राज कपूर, निर्देशक तपन सिन्हा,
तेलुगु फिल्म आइकन अक्किनेनी नागेश्वर राव और गायक मोहम्मद रफी को सेंचुरी ट्रिब्यूट दिया जाएगा। NFAI और NFDC द्वारा रिस्टोर्ड क्लासिक फिल्मों को इफ्फी में स्क्रीन किया जाएगा। 4 centenary dedicated films which have been restored by the NFDC NFAI under the National Film Heritage Mission from the reels, and they have been digitized and restored meticulously. They'll be played in the festival, and there'll be 3 more films from the NFHM which have been restored. 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दायरा बढ़ाते हुए इस बार देश भर से चुने 100 युवा इसका हिस्सा बनेंगे। NFDC फिल्म बाजार का 18वां संस्करण फिल्म निर्माताओं और फिल्म उद्योग के पेशेवरों को आपस में जुड़ने, सहयोग करने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए व्यापक मंच प्रदान करेगा। 75 क्रिएटिव माइंड्स जो हमने इंट्रोड्यूस किया था नए फिल्म मेकर्स के लिए, वो अब 100 क्रिएटिव माइंड्स हो गया कल की कल्पना करते हुए। तो क्योंकि भविष्य पर केंद्रित है और युवाओं पर केंद्रित है ये फिल्म फेस्टिवल। इफ्फी 2024 पहुंच और समावेशन पर जोर देने के साथ उद्योग कार्यशालाओं की एक बड़ी श्रृंखला प्रस्तुत करेगा। भारतीय फिल्म उद्योग आज वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इफ्फी अब एक उत्सव से कहीं अधिक है। ये अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भारत की उभरती भूमिका का प्रदर्शन है। जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। और आपको बता दें कि 12 नवंबर को भारत के बर्डमैन कहे जाने वाले सलीम अली का जन्मदिवस होता है। सलीम अली के सम्मान में हर साल इस दिन देश में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर राजस्थान के भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पक्षियों का चहचहाना सभी को भाता है। जब पक्षी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बंधनों को तोड़कर प्रवास पर दूसरे देश आते हैं तो नज़ारा देखते बनता है। ऐसी ही एक जगह है राजस्थान का भरतपुर, जहां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल केवलादेव नेशनल पार्क में सर्दियों में साइबेरिया, यूरोप और एशिया के ठंडे हिस्सों से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं और लोग इनका दीदार करने खींचे चले आते हैं। मैं यहाँ केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में 2021 से आ रहा हूँ और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है जहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स और रेजिडेंट बर्ड्स आती हैं। इनकी फोटोग्राफी करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। यहाँ की वेटलैंड 230th रामसर साइट में भी जानी जाती है और जैसा कि हम जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री निरंतर जो है इन सभी पार्क्स को, साइट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों के बीच ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से जुड़ी रहे। केवलादेव का शांत और हरा भरा वातावरण, झीलें और दलदली क्षेत्र पक्षियों को ऐसा आश्रय प्रदान करता है जो शायद दुनिया में कहीं और दुर्लभ ही देखने को मिले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली यही कहा था कि जो भी हमारा यूथ है वो इन जगहों को एक्सप्लोर करे, नेचर के पास और जाए। हमारा भी यही मुहिम है कि हम इस जगहों को ऐसा बनाएं कि बहुत यूथ फ्रेंडली और टूरिस्ट फ्रेंडली हो सके। वैसे इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने इसे संरक्षित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इनमें सबसे प्रमुख नाम है बर्डमैन ऑफ इंडिया यानी डॉक्टर सलीम अली का। उनकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है कि ये स्थान अब पूरी दुनिया के पक्षी प्रेमियों और संरक्षणवादियों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। We've come to Bharatpur and it has just blown me away. All the different species of birds, different animals, bats, wildlife. It has just been superb. If you get a chance, definitely do it. It is brilliant. I could highly recommend it. I think this is by far the best safari experience I've had. I think it's absolutely wonderful. केवलादेव जैसे स्थान लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और लगाव पैदा करते हैं। पक्षियों के साथ उनकी भाषा में संवाद करना, उन्हें उनके प्राकृतिक वातावरण में देखना और उनकी विविधताओं को समझना वाकई लोगों को एक नया अनुभव देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज़। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। दुनिया की